to UPSC and Judicial Exam Preparation. So, as we are posting after a while, आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज दैट इज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट को जो कि है इकोनॉमी. सो गाइज आप लोग जानते हैं कि जीएस में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे एंड आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं विद अ फ्रेश स्टार्ट दैट इज़ इकोनॉमिक्स. और आपको ये भी पता है कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ना सिर्फ काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड प्लस उनमें आपको उसके जो बेसिक फिनोमिनाज हैं वो पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट और उसका जो अगर आप मार्क्स वाइज देखने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. सो आज क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे सम बेसिक फिनोमिनास की, कुछ बेसिक डेफिनेशंस की और कुछ बेसिक लॉस के बारे में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो हमारा है हमने आपसे कहा डेफिनेशन की हम बात करेंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास गुड्स हैं या जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उनका कंजम्पशन. मतलब उनके प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे सप्लाई चेन के मैनेजमेंट्स और ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है वो बातें. और फिर कंजम्पशन दैट इज़ कि हमारे यहाँ जो कंज्यूमर होता है, जो गुड्स को खरीदता है, जो चीज़ों को खरीदता है या जो किसी भी तरीके की सर्विस को खरीदता है वो किस तरीके का माइंडसेट लेकर के, यानी कि ट्रेंड की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ किस तरीके का कंजम्पशन ट्रेंड है, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में. ओके. और दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो इकोनॉमिक्स की एक दूसरी सबसे सिंपल भाषा में डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेस. स्कार्स रिसोर्सेज से हमारा मतलब ये हो जाता है कि अब आप भी जानते हो हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, राइट. और हमको क्या करना है, हमको हर अवेलेबल रिसोर्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम दैट इज ऑप्टिमम बिना किसी वेस्टेज हुए इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि एक मतलब आप कह सकते हो कि आपका जो बजट है, जैसे अगर हम बात करें, हम अपने डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट करें, अगर जैसे हमारा घर है, राइट. अगर आप अपने घर में देखें तो जो सैलरी होल्डर्स होते हैं उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आने वाला है फॉर द अपकमिंग मंथ, राइट. अब उस अपकमिंग मंथ में उनके पास जो अमाउंट आने वाला है उनकी सैलरी का, उस पूरे के पूरे मनी का जो मैनेजमेंट वो करने वाले हैं दैट इज़ कि उनके पास रिसोर्स क्या है, उनका मनी. और उनको उस मनी को 30 दिन के लिए आने वाले यूटिलाइज करना है. उसमें उनको अपनी डे टू डे लाइफ के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना है. इसके अलावा अगर उनको अपने ग्रोथ के लिए कोई और चीज़ का यूटिलाइजेशन करना है तो उसको भी फुलफिल करना है. तो मतलब आप ये समझो कि उनके पास जो रिसोर्स आया उसके लिए वो क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे. मैनेजमेंट करना दैट इज आपके पास जो चीज़ है, जो रिसोर्स है, उसको कम से कम वेस्ट करते हुए उसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट कलेक्ट करना, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, राइट. तो इकोनॉमिक्स के बारे में जब जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं. जैसे बजट होता है हमारे यहाँ, राइट. हमारे यहाँ हम देश का बजट इसलिए बनाते हैं, क्यों बनाते, बनाने की ज़रूरत क्या है इस बजट को? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब आप बजट के माध्यम से किसी चीज़ को फिक्स करते हो, एक अमाउंट आप फिक्स करते हो कि हमारे पास फॉर एन एग्जांपल कोल रिसोर्सेज, हमारे कोल रिसोर्सेज को कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनसे हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट की मदद से हमारी कौन सी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रोथ कर सकती हैं. ये सारी चीज़ों का एक बहुत आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स बट येट सिंपल उसको बनाने की कोशिश करते हुए जो हम स्टडी करते हैं पूरी की पूरी, वो कहलाती है इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब इकोनॉमिक्स देखोगे आप लेवल पे तो दो टाइप की होती है. नंबर वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, एंड नेक्स्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स विच एग्जामिन्स द ओवरऑल इकोनॉमीज ऑन अ रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल स्केल. थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि लैंग्वेज आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगी. सबसे अच्छे एग्जाम्पल
आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। देखो, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम से याद रखो, बहुत इजीली याद रहेगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। माइक्रो इज फॉर एन एग्जांपल, आप समझो इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है तो हमने यहाँ पे मान दिया हमारे घर का बजट, ठीक। जब हम हमारे घर के बजट की बात करेंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल मैटर है, इसलिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे चले जाओगे तो जो देश का बजट बनता है, राइट, जो पूरा हमारे भारत देश का बजट है, वो जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल स्केल, राइट। अब अब बात करेंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई के बारे में, इन दोनों शब्दों में से सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड जो है वो है सप्लाई। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आम आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, लोग बातचीत करते हैं आमतौर पे, तो भी आपने सुना होगा कि किसी गुड्स की सप्लाई रुक गई है, या इस सप्लाई को होने में इतना टाइम लगेगा, या इस सप्लाई के होते ही इसका रेट डिक्रीज हो जाएगा, इस सप्लाई के ना होने के कारण इसका रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो फिनोमिना है सप्लाई और डिमांड, ये किसी भी चीज़ के प्राइस को किस तरीके से जो है आप कह सकते हो इफेक्ट करता है, ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब पूरी इकोनॉमिक्स जो है, आपकी जानकारी के लिए, कि पूरी इकोनॉमिक्स जो है ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दैट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई। चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो, चाहे वो मनी की सप्लाई हो, ठीक है। सेम ऐसे ही चाहे गुड्स की डिमांड हो, चाहे सर्विसेज की डिमांड हो, चाहे मनी की डिमांड हो, कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ दो फिनोमिनास पे काम कर रही है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग मच मोर देन दैट। अब डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिमांड डिमांड होती क्या है, देखो, आप एक कंज्यूमर हो, राइट, और अगर आपको कोई गुड चाहिए, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो आप उस चीज़ की क्या करने वाले हो, डिमांड करने वाले हो। सो इट विल बी द डिज़ायर टू परचेज दैट गुड और दैट सर्विस एट द गिवन प्राइसेस, ठीक है। मतलब कि आपकी डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो आपकी डिज़ायर के साथ साथ आपकी एबिलिटी को भी शो करती है। मतलब ये कहना है कि भाई अगर आपको, आपने सोचा दैट आपको एक एरोप्लेन खरीदना है, वो आपकी डिज़ायर है, लेकिन उस डिज़ायर को परचेज करने के लिए आपके पास जो उसका गिवन रेट ऑफ दैट डिज़ायर है, उसमें भी अगर आप एबल हो तो वो आपकी डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज इट विल बी ओनली योर डिज़ायर और कुछ नहीं, है ना। तो डिमांड में डिज़ायर और एबिलिटी, दैट इज़ कि आपकी इच्छा और आपकी क्षमता दोनों मायने रखती हैं, ठीक है। सेकेंड होता है डिमांड कैन मीन आइदर मार्केट डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक गुड और द एग्रीगेट डिमांड फॉर द टोटल ऑफ ऑल गुड्स इन द इकोनॉमी। अब अगर आप मार्केट लेवल पे देखने जाओगे तो मार्केट में आप डिमांड दो तरीके से देख सकते हो, किसी स्पेसिफिक गुड की, जैसे अगर हम बात करें कि अभी के समय की, राइट, अभी के समय में जब आप देख रहे हो कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, because everything which is happening around you is by the online means, यानी कि आप क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन मीन्स में, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ गई। कैसे बढ़ी, स्पेसिफिक गुड है, दैट मीन्स इसी किसी स्पेसिफिक गुड की डिमांड बढ़ जाना, है ना। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड जो है एक तरीके से आप कह सकते हो स्पेसिफिक है। और अगर एग्रीगेट डिमांड देखने जाओ पूरी की पूरी इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है उसके बारे में बात करना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी, टेक्सटाइल्स भी, बाकी सारी चीज़ें भी, फूड भी, जितनी भी हमारे हैबिट्स की गुड्स हैं, उनकी डिमांड अगर एग्रीगेट लेवल पे बढ़ रही है तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाई। अब बात करते हैं सेकेंड फिनोमिना की, दैट इज सप्लाई। सो सप्लाई is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific good or services is available to the consumers। अब देखो आप, जैसे डिमांड के साथ एक चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, दैट डिमांड इज द डिजायर एंड द एबिलिटी, इच्छा भी और क्षमता भी, ठीक वैसे ही सप्लाई, सप्लाई के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इज अ गुड थिंग, गुड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो गुड्स किसी कंपनी के या किसी फैक्ट्री के
गोडाउन में पड़े रहेंगे तो क्या वो आपके काम आने वाले हैं? क्या आप उस गोडाउन में जाके उसको परचेज करने वाले हो? एब्सोल्युटली नॉट। दैट मीन्स कि वो चीज़, वो गुड्स या वो सर्विसेज जब तक मार्केट में नहीं आती तब तक वो सप्लाई, मार्केट सप्लाई में नहीं आती तब तक आप उसको परचेज नहीं कर सकते। आप उसकी डिमांड भले ही करते रहो लेकिन परचेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस पर्टिकुलर गुड को किसी फैक्ट्री के गोडाउन से मार्केट में किसी शॉप तक दैट इज अवेलेबल कराना किसी कंज्यूमर को इज कॉल्ड सप्लाई। मतलब जब तक कि कोई गुड या कोई सर्विसेज आपके कंज्यूमर दैट इज कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल नहीं है तब तक आप उस गुड को परचेस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो सप्लाई है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है? मतलब सप्लाई की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि उस गुड को अवेलेबल करा रहे हैं टू द कंज्यूमर सो दैट ही कैन बाय दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस वट एवर इट इज, राइट। अब ये बात हो गई डिमांड और सप्लाई की। लेकिन डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड अब दो यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शन, दो आ जाते हैं यहाँ पे लॉ। लॉ नंबर 1 इज द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और सेकेंड लॉ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का। तो लॉ ऑफ डिमांड, राइट, लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीज्ड। मतलब जब भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जो क्वांटिटी की हम डिमांड इनसे कर रहे हैं वो अपने आप डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज यू कैन सी कि यहाँ पर एक जो ग्राफ है डिक्लाइनिंग है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाने वाली है। अब अगर ऐसी भाषा में बोलेंगे तो कई बार लोग सोचेंगे कि ये क्या है। अब हमारी आम भाषा में अगर हम बात करें इस चीज़ पे तो भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ होती है उसका रेट अचानक से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? उसकी डिमांड करना कम कर देंगे, राइट। जैसे हमारे यहाँ सबसे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं हमारी पल्सेस, तुअर दाल का रेट, राइट। आज की डेट में अगर तुअर दाल का रेट फॉर एन एग्जांपल आप मान लो 90 चल रहा है, कल की डेट में उस दाल का रेट किन्हीं कारणों से बढ़ करके 120 130 पर केजी हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो कम कर लोगे, राइट। सेम ऐसे ही फ्रूट्स हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि जैसे अगर किन्हीं कारणों से उनका प्राइस इंक्रीज हो गया है ना, हम क्या करते हैं? उनकी डिमांड अपने आप डिक्रीज कर देते हैं, हम उनको परचेज करना कम कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमको भाई 1 किलो लेता था अगर कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति, तो अब क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है और वो चीज़ उसके बजट के बाहर हो गई है तो वो उसे हाफ केजी परचेज करेगा। लेकिन प्राइस इंक्रीज होने के कारण जो क्वांटिटी डिमांड थी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, इस लॉ की सबसे बड़ी खास बात ये याद रखनी है कि ये जो लॉ है ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों भाई? इसलिए कि आप एक बात बताओ, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है ना। और डिमांड कंज्यूमर करता है तो कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से ही जो है यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पैसा कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने नहीं है। अगर किसी कारण से उसको ये महंगी हुई चीज़ जो है वो नहीं परचेज करनी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम कर देगा, राइट। दैट मीन्स प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड रहेगा। कब? जब इनके प्राइस अगर मतलब हमेशा हर सिचुएशन में आप ध्यान रखना दैट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ किसी चीज़ के प्राइस घट गए तो भले ही वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट, आप मान लो कि दिन में आपको उसका सिर्फ 1 केजी की रिक्वायरमेंट है लेकिन क्योंकि उसके प्राइस घट गए तो आप क्या करोगे? आप उठा के उसको 5 केजी परचेज कर लोगे, 10 केजी परचेज कर लोगे ताकि आप उसको आने वाले समय में यूज़ कर सको, क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है। तो ये जो सस्ता और महंगा हम हमेशा कहते हैं, हम आमतौर पे भी सुनते रहते हैं, ये इसी से डिसाइड हो रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड आपको प्रैक्टिकली आपके डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से दिखता है। अब सिटेरी पेरिपस बीइंग कांस्टेंट, सिटेरी पेरिपस क्या होते हैं? सिटेरी पेरिपस जो होते हैं, जैसे अगर आप बात करो कोई भी लॉ होता है, मैथ्स वाले जो होते हैं उनको पता होता है ये चीज़, मैथ्स में पढ़ते हैं हम कि जो कोई भी लॉ होता है दैट इज अगर आपने बोला प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है यहाँ पर जनरली एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर
एक कांस्टेंट चीज़ आती है, तो अभी के लिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये जो कांस्टेंट है ये के है, सो इट इज़ अवर सिटेरी पेरिपस। सिटेरी पेरिपस क्या होते हैं? जैसे आप देखो कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आप किन्हीं कारणों से अगर आप मानो कि किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और किन्हीं कारणों से उसकी जो सप्लाई चेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई, तो क्या होने वाला है कि उस चीज़ की जो डिमांड थी वो जितनी थी वो उससे और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मतलब हमारा जो मोटो है इस लॉ के पीछे वो सेम रहना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ का, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमेशा डिक्रीज हो जाती है। और इन साइड के जो फिनोमिनाज होते हैं जिनसे ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, इस लॉ के लिए हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। प्रैक्टिकली इसको कांस्टेंट मानना पॉसिबल नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कांस्टेंट उतना ज़्यादा नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को थ्योरेटिकली देखने जाओगे, तो जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, राइट? सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। अब सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे क्या बात है कि ये जो लॉ है इसको ध्यान रखना है कि ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से है, राइट? लॉ ऑफ डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से था? हमने बोला कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो किसके पर्सपेक्टिव से होगा? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई अंदाजा? यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ होने वाली है कि जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्या होने वाला है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर है वो भी इंक्रीज होती है। आप कोई अंदाजा लगा सकते हो आपकी क्यों इंक्रीज करते हैं? इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के गुड के मैन्युफैक्चरर हो, राइट? मान लो आपकी खुद की एक कंपनी है और आप कोई गुड बनाते हो, आप कोई सामान बनाते हो, आप कोई वस्तु बनाते हो और उसको मार्केट में बेचते हो। अगर जिस वस्तु को आप बना रहे हो, जिस चीज़ को आप बना रहे हो, उसका प्राइस बाजार में बढ़ जाए, तो क्या होने वाला है? आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो आप क्या करोगे? आप ये कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप अपने मार्केट में बेचो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, राइट? इसीलिए जब भी किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उस चीज़ की क्वांटिटी को बाजार में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज़ अच्छे रेट पर बिके और उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सके। सो दिस लॉ ऑफ सप्लाई इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स, राइट? जबकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है हम डिमांड करना कम कर देते हैं। भले ही सामने वाला जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो और ढेर सारे गुड्स मार्केट में सप्लाई कराता रहे कि हाँ भाई हाँ, सब परचेज कर लेंगे, लोग परचेज कर लेंगे, लोग परचेज कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परचेज करते हैं, लेकिन अगर हमारी नीड 1 kg की थी, जैसे मैंने आपसे बोला, नंबर्स में अगर बात करें कि अगर मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने 2 ही परचेज करी बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइजेस, राइट? ये कंज्यूमर की टेंडेंसी है। और जब भी कोई चीज़ महंगी होगी तो उसकी सप्लाई, पहले वो 4 आइटम्स बेच रहे थे, अब की डेट में वो 8 बेचेंगे, ये मैन्युफैक्चरर की टेंडेंसी है। So this law of demand and law of supply is all about the tendencies, is all about the mindset of the consumer and producer, or you can say the manufacturer, right? अब इस लॉ ऑफ सप्लाई से हमको क्या समझ में आता है? दैट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या बोला था? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। तो मतलब कंफ्यूज होने वाली तो खैर कोई बात रह ही नहीं गई कि जब डिमांड होगी तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सप्लाई होगा तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? सो दीज आर द टू बेसिक लॉज ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। और अभी हमने जो बेसिक डेफिनेशन थी इकोनॉमी की वो देखी, और साथ में हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली होती क्या है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और ये भी समझेंगे कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड है ये एक दूसरे को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, और इसकी मदद से फिर हमारी इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, राइट? सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के अगले लेक्चर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।